Hello my dear students, today we will be discussed about chemical equation। इसके पहले वाले वीडियो में केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, जिससे कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठें तब अपने पास में कॉपी और पेन को साथ में ले लें, जिससे कि इसमें जितने भी डिफिनीशंस को बताया जाता है या फिर जो पॉइंट समझाया जाता है, एग्जाम्पल्स को समझाया जाता है, उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। फर्स्ट हमारा क्या है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, पिछले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था। आज हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? तो एस चांद के बुक को हमने फॉलो किया है और इसी के अनुसार हम आप लोगों को बताएंगे। कह रहे कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके फार्मूला और सिंबल के हेल्प से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो दे करके लिखा हुआ है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसे देखने से हमें पता चल रहा है कि जिंक तो है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है। इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कि रिएक्शन करने के बाद में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाया है। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि इससे हमें यह पता नहीं चल रहा है कि जिंक का क्वांटिटी कितना था, इसका स्टेट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका स्टेट क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और रिएक्शन करने के बाद में जिंक सल्फेट का या हाइड्रोजन का कितने मॉलिक्यूल्स निर्माण हो रहे हैं, बन रहे हैं, या इनके जो है स्टेट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो इस इक्वेशन को ज़्यादा फॉर्मल और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, जिससे कि हमें लिखने में भी सहूलियत हो और देखने से काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल सके, इसलिए इसको जो है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, यूज में लिया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों जो हैं रिएक्शन करने के बाद में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जेडन देखने से हमें पता चल रहा है कि जिंक का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड का भी एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है। और सल्फ्यूरिक एसिड कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन का 4 एटम प्रेजेंट है, जो कि रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है, जिसमें जो है जेडन का एक एटम प्रेजेंट होता है, सल्फर का एक एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का 4 एटम प्रेजेंट है। और
हाइड्रोजन जो गैस बना है उसके 2 एटम प्रेजेंट है। ये हमें यहाँ पर इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो आगे हम लोग एक टॉपिक को जान लेते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होता है। तो गाइज इसे आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे, रिएक्टेंट्स एक स्टार दे करके कि रिएक्टेंट्स हम लोग किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि वे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जो कह रहे हैं कि द सब्सटेंसेस व्हिच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स। कह रहे हैं कि वैसा सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस जो व्हिच कंबाइन रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स, जो कंबाइन करता है या रिएक्ट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे रिएक्ट कौन कौन कर रहा है, तो Zn कर रहा है, H2SO4 कर रहा है। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और रिएक्शन के दौरान जो चीज़ें हमें मिलता है, नया सब्सटेंस मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या क्या मिला है हमको, तो जिंक सल्फेट मिला है, हाइड्रोजन गैस मिला है। तो प्रोडक्ट का भी डिफिनीशन यहाँ से नोट डाउन हम लोग कर लेंगे कि द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। इक्वेशन को हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट है हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन और सेकंड है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है कि आपके बुक के अनुसार कहा जा रहा है कि अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कह रहे कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के पास में जो है एटम क्या होते हैं, सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे ZnH2SO4 है, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ इधर जो है रिएक्टेंट्स के फॉर्म में जिंक एक एटम है, जिंक का एक एटम है। इधर भी हम देख रहे हैं तो जिंक का एक ही एटम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रिएक्टेंट्स में देखेंगे कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। प्रोडक्ट में भी इसके 2 एटम प्रेजेंट हैं। फिर बात आती है सल्फ़र की, सल्फ़र का एक एटम प्रेजेंट है इधर। तो प्रोडक्ट वाले फॉर्म में भी हम देखेंगे कि सल्फ़र का जो है एक ही एटम प्रेजेंट है। उसके बाद आती है बात ऑक्सीजन की। तो रिएक्टेंट्स में जो ऑक्सीजन है इसके 4 एटम प्रेजेंट हैं। अब प्रोडक्ट वाले टर्म में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है कि ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं सबका जो नंबर है वो सेम है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि यह जो इक्वेशन है एक बैलेंस इक्वेशन है। तो अब हम जानेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो बुक के अनुसार कि एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ an unequal number of atoms of one or more elements in the reactants and products। कह रहा है कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो एटम का नंबर होता है वह सेम नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। जैसा कि हम नीचे देख पा रहे हैं कि H2 जो है यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और वाटर बना रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट में जब बना
तो सिर्फ हाइड्रोजन वाला ही 2 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का जो है 1 एटम प्रेजेंट दिखाई पड़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस खुद से करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इधर देख रहे हैं रिएक्टेंट्स में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 एटम है, इधर भी हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन में देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन में 1 एटम ही प्रेजेंट है। तो उसको 2 करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करा देना होगा। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का 2 एटम प्रेजेंट है और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 एटम्स हो गए। अब इधर भी इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, हाइड्रोजन के पहले 2 लगा देंगे। तो अब देखते हैं हुआ या नहीं हुआ है। तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए। यहाँ पे भी अब प्रोडक्ट में देख रहे हैं हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, 2 पहले से था और 2 मल्टीप्लाई करा दिए। अब ऑक्सीजन देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी 2 हो गया है क्योंकि 2 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो ऑक्सीजन 2 एटम्स इधर भी हो गया और 2 एटम इधर भी हो गया। तो हमारा जो ये इक्वेशन है वह क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। कैसे, तो हाइड्रोजन के पहले 2 से मल्टीप्लाई किए और वाटर के मॉलिक्यूल के पहले 2 से मल्टीप्लाई किए। तो यह हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बात आती है कि भाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है। तो उसकी ज़रूरत इसलिए है कि हम लोग जानते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। जैसे कि एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जिसको हमने इन अ केमिकल रिएक्शन नहीं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द यूनिवर्स। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एनर्जी को ना तो निर्माण कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। उसको हम करेंगे तो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक रूल है जिसे हम जानेंगे कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसलिए हमें जो है इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कराना पड़ता है। तो आइए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीथेन यानी कि CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो रिएक्ट कराने के बाद में क्या मिलता है हमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और H2O यानी कि वाटर मिलता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे रिएक्टेंट्स में कार्बन 1 एटम है, प्रोडक्ट में कार्बन 1 एटम है, हाइड्रोजन 4 एटम है रिएक्टेंट्स में। और हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में हमारा जो हाइड्रोजन है उसका 2 ही एटम है। तो क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है 2 एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 और 2 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना होगा कि सिंपल यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देना होगा। अब हम फिर से मिलाते हैं इसको। कार्बन जो है, कार्बन 1 एटम है, कार्बन 1 एटम यहाँ पे भी है, प्रोडक्ट में भी है, और हाइड्रोजन 4 एटम है, हमारे प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन का 4 एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन का 4 एटम प्रेजेंट है।
इधर भी हम लोगों ने देखा कि 2 एटम यहाँ पे है, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 एटम हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन का 2 एटम प्रेजेंट है। 2 और 2 ऑक्सीजन का टोटल 4 एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे भी क्या हमें 4 एटम दिख रहा है, यानी कि यह जो हमारा इक्वेशन है बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं CuSO4, यानी कि CuSO4 कहने का मतलब हुआ कॉपर सल्फेट। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि CuSO4 प्लस NaOH, यानी कि कॉपर सल्फेट को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करा रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, जिसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट, ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें हम वही काम करेंगे जो पिछले वाले इक्वेशन में हमने किया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि Cu का 1 एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में भी Cu का 1 एटम प्रेजेंट है, सल्फ़र का 1 एटम प्रेजेंट है, इधर हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट में सल्फ़र का 1 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का 4 एटम प्रेजेंट है। इधर में हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्ट में कि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यानी कि 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और इधर में देखते हैं कि ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, यानी कि टोटल इधर कितना है, 5 है। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, आराम से सोचेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे। सोडियम का 1 एटम प्रेजेंट है, इधर सोडियम का 2 एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का 2 एटम प्रेजेंट है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट्स में 1 एटम है, यानी कि रिएक्टेंट जो हमारा है सोडियम और हाइड्रोजन दोनों को 2 एटम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली इधर 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कॉपर सल्फेट है, यानी कि कॉपर जो है 1 कॉपर रिएक्टेंट्स साइड में है, और नेक्स्ट 1 कॉपर का 1 एटम जो है वह प्रोडक्ट साइड में है। सल्फ़र का भी वही हाल है, एक एटम दोनों तरफ है। ऑक्सीजन जो हमारा है इधर 4 एटम हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 2 एटम यहाँ है, यानी कि टोटल 6 एटम प्रेजेंट हो गए रिएक्टेंट्स में। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का 2 एटम यहाँ है और 4 एटम यहाँ है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 6 हो गया, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में सेम हो। अब देखते हैं हाइड्रोजन की बात आती है, तो यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन का प्रेजेंट है, उसी प्रकार से रिएक्टेंट्स में भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सोडियम का 2 एटम यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, और प्रोडक्ट में भी 2 एटम प्रेजेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग इसे समझ गए होंगे, और इसके लिए होमवर्क आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक बनाना है और मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, ताकि मैं उसे देख करके वेरीफाइड कर सकूं। अभी तक केमिकल इक्वेशन के बारे में हमें 2 चीज़ों का पता चला था, एक एटम की क्वांटिटी यानी कि मैटर के क्वांटिटी कितना है, ठीक है, और नेक्स्ट था कि उसके कितने एटम्स प्रेजेंट हो रहे हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि उस इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कह रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट को हम लोग इंडिकेट करेंगे उसी केमिकल इक्वेशन में एक सिंबॉलिक फॉर्म के द्वारा। अब नेक्स्ट है सेकंड की बाय द इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, कि उस रिएक्शन के दौरान हीट जो है रिएक्टेंट्स में लिया जा रहा है यानी कि रिक्वायर्ड हो रहा है, या फिर
प्रोडक्ट के थ्रू उसको रिलीज़ किया जा रहा है। इसके बारे में इसका इन्फॉर्मेशन भी हम लोग वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म में उसका भी मेथड बताऊंगा कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है केमिकल इक्वेशन में। थर्ड है हमारा बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। कह रहा है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें किस कंडीशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई इक्वेशन जो है हीट करने के बाद उसमें रिएक्शन होना स्टार्ट होता है। कोई रिएक्शन है, कोई ऐसा भी रिएक्शन होता है जिसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक अलग प्रकार के केमिकल की ज़रूरत होती है जिसको डालने के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन को भी वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स बताया जाएगा जिसके साथ में हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं जो कि हमें टोटल इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो चलिए गाइज, अब हम लोग समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा करने के लिए केमिकल इक्वेशन में हम लोग उसके स्टेट को भी क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कि इंडिकेट अ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो सॉलिड के लिए क्या हम लोग सिंबल को इस्तेमाल करेंगे? सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए स्मॉल एल का इस्तेमाल करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ लिखते हैं। और नेक्स्ट है कि गैसियस स्टेट के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड है इंडिकेट द हीट चेंजेज इन द रिएक्शन। तो हीट चेंजेज में जब भी केमिकल इक्वेशन में हीट चेंज होता है, यानी कि या तो हीट को ऑब्जर्व किया जाता है या फिर हीट को रिलीज़ किया जाता है, तो उसमें हम लोग या जब भी केमिकल इक्वेशन में हीट को ऑब्जर्व किया जाएगा तो रिएक्टेंट के तरफ प्लस करके हम लोग हीट को लिखते हैं, रिएक्टेंट्स के तरफ प्लस हीट लिखते हैं, या फिर हीट एनर्जी लिखते हैं या प्लस एनर्जी लिखते हैं। इस प्रकार से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन में जो है हीट चेंज हो रहा है। यदि हम रिएक्टेंट्स के तरफ रखे हैं हीट को तो पता चलता है कि इस रिएक्शन में जो है हीट ऑब्जर्व किया जा रहा है। और जब इसे प्रोडक्ट की तरफ हम रखते हैं तब हमें पता चलता है कि हीट जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है। इस रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस, जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि जितने प्रकार के कंबसन रिएक्शंस हैं उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या मैंने पहले भी बता चुका है इसके पिछले वाले वीडियो में। तो देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। हम ले लेते हैं मीथेन यानी कि CH4 और O2 से इसको रिएक्ट कराते हैं, जिसके दरमियान क्या क्या हमें मिलता है? तो CO2 मिलता है प्लस H2O मिलता है और हीट मिलता है। तो हम प्रोडक्ट के तरफ प्लस हीट को लिखे हैं, इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है? हीट रिलीज़ किया जा रहा है, यानी प्रोड्यूस किया जा रहा है। और एक चीज़ को, एक पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक रिएक्शंस। कहने का मतलब है कि जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन जो है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, और जितने भी कंबसन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक यानी कि हीट को प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। तो कंबसन रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है।
आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक कंबसन रिएक्शन क्या है, और फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, वह एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब थर्ड हमारा आता है कि इंडिकेट द कंडीशन अंडर द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन में किस कंडीशन की ज़रूरत है यह हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो चलिए समझते हैं कि कंडीशन को हम किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। कह रहा है कि इफ़ हीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस देन द हीट साइन डेल्टा इज पुट ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है कि जब भी रिएक्शन को हीट की ज़रूरत होती है तो उसको डेल्टा के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एरो होता है उसके ऊपर में इसको लिख देते हैं। कह रहे कि इफ़ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देन द सिंबल ऑफ फार्मूला ऑफ द कैटलिस्ट इज ऑल्सो रिटन अबव बिलो द एरो साइन इन द इक्वेशन। कह रहे कि अब इसमें जो है किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। कैटलिस्ट कहने का मतलब होता है उत्प्रेरक, जो रिएक्शन की गति को बढ़ा या घटा देता है। जैसे कि दो लड़के जब झगड़ा कर रहे होते हैं तो उसमें एक लड़का जो होता है दोनों को चढ़ाने बढ़ाने में लगा होता है, तो वह वहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा होता है। तो कैटलिस्ट का यही काम है कि वह जो है रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। तो जो कैटलिस्ट होता है उसके या तो सिंबल को या फिर फॉर्मूला को हम लोग इस एरो साइन के नीचे में भी लिख सकते हैं या ऊपर में भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट में है, देखने से पता चल रहा है। हाइड्रोजन जो गैसियस स्टेट में है, इन दोनों में जब हम रिएक्शन कराते हैं यानी कि 300 डिग्री सी टेम्परेचर पे और 300 एटीएम, एटीएम कहने का मतलब वो पैसा निकालने की मशीन नहीं, एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको रखते हैं, और कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या डाला जाता है इसके रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए, ZNO+CrO3। ये क्या है भाई, ZNO यानी कि जिंक ऑक्साइड है और क्रोमियम ऑक्साइड है। तो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को इस रिएक्शन में डाला जाता है, जिससे हम लोगों को क्या मिलता है, CH3OH, यानी कि यह मेथेनॉल का फार्मूला है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। तो इस इक्वेशन से हमें सारा इन्फॉर्मेशन जो है मिल रहा है। तो आप इसमें नोट डाउन कर लेंगे, अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे कि टेम्परेचर को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना टेम्परेचर का अमाउंट होता है उतना डिग्री सेल्सियस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है नेक्स्ट कि जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको उतना ही एटीएम में लिख देते हैं, और जो कैटलिस्ट लिया जाता है उसको उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं या फिर उसके फार्मूला से रिप्रेजेंट कर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। जितना अभी तक मैंने इस वीडियो में बताया है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन दिया गया है, और इसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि आप वर्क कर रहे हो। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक का स्क्रीनशॉट ले लिया तो नेक्स्ट आपका है 9 to 19, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। और अब है 18, 19, 20, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और उसके बाद में इसको सॉल्व करने के बाद में मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोगों को कौन कौन से टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन
का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, यानी कि इस चैप्टर का पार्ट 3 होगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बहुत ही ह्यूज इन्फॉर्मेशन देना होता है, इसलिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग 1 to 4 तक जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 1 to 4 तक ही जानेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, कह रहा है कि दो रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि वह रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन करके यानी कि रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करता है, एक सिंगल सब्सटेंस को बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इसको हम लोग आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैग्नीशियम ले लेते हैं, ये इसका स्टेट क्या है, सॉलिड है। ऑक्सीजन ले लेते हैं, इसका स्टेट गैस है। तो दोनों कंबाइन करके यानी कि रिएक्ट करके क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि इसके डिफिनीशन से ही हम समझ चुके हैं कि वह रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंबाइन करके एक नए सब्सटेंस का निर्माण करता है, इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, उसी प्रकार से हाइड्रोजन जो है H2 + O2, इसका स्टेट क्या है, ये जो है गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2O बनाता है, जो कि क्या है, लिक्विड फॉर्म होता है। तो यह जो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है गाइज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहा है कि दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड splits अप टू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका कहने का मतलब यह है कि वैसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड जो है स्प्लिट्स करता है, स्प्लिट्स अप करता है। स्प्लिट्स कहने का मतलब कि टूटता है। तो वह रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड जो है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है या बट जाता है, तो उसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि डीकम्पोज हो रहा है, डीकम्पोज होना यानी कि अलग अलग होना, बिखरना। तो यही है, यहाँ पर एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझ लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं। तो यह जो है 2 सब्सटेंसेस में टूट रहा है। फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि एक सब्सटेंस जिसको हम हीट करते हैं या किसी भी प्रकार से, वह जो है रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में बढ़ जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो उस रिएक्शन को, इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, तो इस रिएक्शन का हम लोग यूज भी जानेंगे कि इसका यूज है कहाँ। तो मुख्यतः कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम को प्राप्त करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से जब हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त करना होता है तो इसको हीट करा करके प्राप्त करते हैं। यह ज़्यादातर, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है किस में यूज होता है, तो सीमेंट और ग्लास इंडस्ट्रीज में बहुत ह्यूज कैपेसिटी में यूज होता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए
कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कराते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है पोटेशियम क्लोरेट। क्या है पोटेशियम क्लोरेट? उसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? KClO3। यह एक सॉलिड सब्सटेंस है। इसको हम लोग क्या कराते हैं? हीट कराते हैं। हीट कराने से यह क्या होता है कि डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद में क्या प्रोडक्ट बनाता है? KCl और O2 यानी कि ऑक्सीजन। KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? तो इसका यूज हम लोग करते हैं हम लेबोरेटरी में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत जब होती है तो KClO3 को हम लोग क्या कराते हैं? हीट कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड एक सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, इसको हम लोग सनलाइट में रखते हैं। ठीक है, सनलाइट यानी कि यह जो है एनर्जी को प्राप्त करता है, या फिर बल्ब के लाइट में भी रख सकते हैं। जैसे ही इसको रखते हैं तो इसमें रिएक्शन होना स्टार्ट होता है और प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या देता है? तो सिल्वर देता है सॉलिड फॉर्म में, और जो है Br2 यानी कि ब्रोमीन गैसियस स्टेट में हमें प्राप्त होता है। इसका यूज कहाँ होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन करने से वाटर बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वाटर यानी कि H2O को हम डीकम्पोज करें। ऐसा हो सकता है। तो इसको हम लोग डीकम्पोज जब कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग बढ़ जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कराते हैं? तो इस पे इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट डालते हैं, और इस पूरे रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिसिस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसका यूजेज भी ज़्यादा है। तो यूज़ कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड होता है, उसको हम लोग क्या करा रहे हैं कि अलग अलग सब्सटेंसेस में यानी कि अलग अलग मटेरियल्स में पार्टिसिपेट अलग अलग स्प्लिट्स करा दे रहे हैं। तो इसका यूज हम एक मेटल को न्यूट्रल बनाने के लिए कर सकते हैं, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए कर सकते हैं, और इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक यूज हमारे बॉडी में भी है। जैसे कि हम लोग जो फूड खाते हैं और इससे जो सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज होता है, उसको यह जो है मेनी न्यूट्रिएंट्स यानी कि अमीनो एसिड्स में डीकम्पोज करता है, जिसके थ्रू हम लोगों को प्रोटीन और एनर्जी भी मिलती है। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो है क्या करता है कि द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के जगह पर स्थान को ग्रहण कर लेता है, उसकी जगह ले लेता है, जिस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हम लोग इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन है जो कि जिंक के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो जिंक के साथ में जब रिएक्ट कराया जा रहा है तो जिंक सल्फेट प्राप्त हो रहा है, यानी कि यह जो Zn है इस सल्फेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है और Cu को क्या कर रहा है? बाहर निकाल दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि Zn जो है Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी कैपेसिटी जो है कॉपर के अगेंस्ट में ज़्यादा है, इसलिए जो है यह जो है सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर रहा है और कॉपर को बाहर निकाल दे रहा है, फ्री कर दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसमें जो टेक्स प्लेस जो होगा हमारा रिएक्टेंट्स का, यानी कि जो भी हम रिएक्टेंट्स लेते हैं उसमें जो है एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के स्थान को ग्रहण करेगा, यानी कि ये जो है अपने आप को एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे कि AgNO3 है, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड के साथ में जब रिएक्शन करता है तो यहाँ से सिल्वर को, सोडियम जो है सिल्वर को हटा करके खुद बैठ जाता है और यह जो सिल्वर है Cl के साथ में रिएक्ट करके, इसको हम लोग फिर से समझते हैं कि AgNO3 NaCl जब रिएक्शन करते हैं तो Cl जो है इसका जो क्लोराइड है इसके साथ में रिएक्ट करेगा, यानी कि सिल्वर के साथ में रिएक्ट करेगा और सोडियम जो है इस नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर AgCl बनाता है और NaNO3 बनाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने बताया उस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने के लिए आप एस चांद के बुक को फॉलो कीजिए, उसको पढ़िए। आपको यदि इसमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मैं अगला पार्ट उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा उसके बारे में, और उसका जो है हमारे जीवन में किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है, उसका यूजेज क्या है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ एम ट्यूटोरियल के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिस स्टूडेंट्स को भी ऐसे वीडियोज़ की, ऐसे लेक्चर्स की ज़रूरत है उसके साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं।